नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पर वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र मऊ के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं। तो जो समसामयिक समस्या किसान भाइयों की आई हुई है आज फ़ोन के द्वारा, या कुछ किसान भाई यहाँ आए हुए हैं तो उनके द्वारा जो समस्या आ रही है बराबर, तो उसमें प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में विशेषज्ञों की राय ली जाएगी और आप लोगों को उसमें बताया जाएगा। अगर आपकी मिलती जुलती समस्या है तो आप भी इससे लाभ उठा सकते हैं। पहला सवाल आया है राहुल कुमार का, आया है रतनपुरा से। इनके आम के छोटे फल हैं, गिर रहे हैं, जो आम के टिकोरा होते हैं वो गिर रहे हैं सर। तो अभी छोटे हैं, तो उनका कहना है कि क्या करें इसमें। तो हमने इनसे बता दिया था कि इसमें जो है आप पहले तो सिंचाई कर लीजिए, नमी न कमी होने पावे, और दूसरा कोई दवा भी आप इसमें रिकमेंड करते हैं। एक प्लानोफिक्स नाम से दवाई आती है सर, तो वो आम के बाग के लिए बहुत सही है। उसकी 4.5 ml एक टंकी 15 लीटर में अगर घोल के हम उसका एक बार छिड़काव कर दें तो उससे जो आम के फल गिर रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, गिरना उनका बंद हो जाता है। तो बहुत अच्छा है। आप प्लानोफिक्स दवा जो है इसको 4.5 ml 15 लीटर पानी में घोल बनाकर पानी छिड़काव कर दें तो जो है आपके फल जो है मजबूत हो जाएंगे, जल्दी बढ़ेंगे और गिरेंगे भी नहीं। दूसरी समस्या है तो हमारे विषय संबंधित है फसल सुरक्षा से। इसमें लौकी कद्दू के पौधा लगाया है इन्होंने, किसान है मनीष कुमार। तो इनका जो है इसमें लाल लाल उड़ने वाले कीड़े जो है इसमें लग रहे हैं। हमें लगता है कि ये जो लौकी का जो कहते हैं बीटल होता है, रेड पंपकिन बीटल जो है, वही उसी समस्या के बारे में बताए होंगे। तो ये कीड़ा क्या करता है कि अक्सर आप देखे होंगे लौकी कद्दू या कद्दू वर्गीय पौधों में जाके ये जो है पत्तियों को खा लेता है कुतर के, और इससे क्या होता है कि जब पौधा छोटा रहता है पत्तियां खा लेते हैं तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसके लिए जो है अगर आप जो है जो धूल पाउडर जो आते हैं इनके जो है प्रमुख हमारे, जैसे क्लोरोपाइरीफास का 1.5% आता है धूल, इसका रस डाल के नाम से, इसका अगर ये मिल जाए तो इसका जो है धूल की छिड़काव जो है सुबह के समय इस पर जो है डस्टिंग कर देते हैं तो जो है ये खत्म हो जाएगा। अगर नहीं तो धूल नहीं मिल रही है तो आपको जो है मैलाथियान आती है दवा 50 EC की, इसको जो है इस पर छिड़काव कर सकते हैं। नीम आयल का 3 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। कोई एक जो है इसमें छिड़काव कर दीजिए तो ये कीड़ा जो है फिर इसका प्रकोप नहीं होगा। तीसरा सवाल है डॉक्टर साहब, भिंडी में खरपतवार के नियंत्रण के लिए किसान भाई क्या करें साहब। ये प्रश्न इनका है रोहित कुमार है। रोहित कुमार का प्रश्न है घोसी से। इन्होंने पूछा भिंडी लगाया है इन्होंने, इसमें खरपतवार हो गए हैं, खरपतवार हो रहे हैं मतलब अभी जम रहे हैं, तो इसमें नियंत्रण के लिए क्या किया जाए। तो इसमें तो पहला तो इसमें निराई गुड़ाई करें, जो ये किसान भाई हैं निराई गुड़ाई करें, और इसमें एजिल नाम की एक दवाई आती है, उसमें प्रोपाक्यूनाफास होता है जी, तो उसका केमिकल नेम वही है। एजिल नाम से रामा कंपनी की आती है। वो आपके जितने भी सब्जियों में मतलब जो भी क्या कहते हैं खरपतवार हैं, एनुअल है, पेरेनियल वाले खरपतवार हैं, उनको नष्ट कर देता है। तो उसकी 2 ml मात्रा रखा उसके लिए है, 2 ml पर लीटर में डालते हैं और उसमें 300-350 ml जो है 1 एकड़ के लिए उसको प्रयोग करें, और कोशिश करें कि निराई गुड़ाई से, मल्चिंग से अगर जो है खरपतवार नियंत्रित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहे। अब डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है आपसे संबंधित है कि जो पशुपालन से संबंधित है कि एक किसान भाई हैं सुनील कुमार, इनका जो है प्रश्न है कि गर्मी में छोटे जो इनका मुर्गी पालन काम करते हैं तो छोटे चूजे जब लाते हैं ये, तो इनमें कौन कौन सी सावधानी बरतें कि इसमें इनकी मॉर्टेलिटी कम हो और अच्छी बढ़वार इनको मिले, जल्दी से इनके चूजे जो है तैयार हो जाए। देखिए जनरली सामान्यतः तौर पे देखा जाता है तो एक दिन का चूजा ही मुर्गी पालकों को जो है बिक्री के लिए दिया जाता है। तो सर्वप्रथम यह ध्यान रखें मुर्गी पालक भाई कि अगर चूजा वो नर्सरी से खरीद के, हैचरी से खरीद के ले आ रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको खुली गाड़ी में लाएं, कोई बंद या एसी गाड़ी में न लाएं, अन्यथा चूजों की मॉर्टेलिटी वहीं ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अभी गर्मी है, मान लीजिए किसान भाई सोचे कि हम एसी गाड़ी में ले चलें, नहीं, यह सर्वथा गलत रहेगा। और जो है वो हमेशा खुली गाड़ी में जो मतलब
पैक हो, हवादार हो, उसके शीशे उसे खोल के ले आएं। और दूसरी बात, जब भी ले आते हैं चूजों को तो उसके बाद अपने यहाँ रखते हैं तो उनको उस समय उनको ब्रूडर में रखना चाहिए। ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। उनको ब्रूडर में एक नियंत्रित तापक्रम होता है कि 1 से 7 दिन के चूजे जो है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखे जाएंगे, 7 से 14 दिन के जो है 90 डिग्री पर रखे जाएंगे, और जो है 14 से 21 दिन वाले 85 डिग्री पे रखे जाएंगे। तो इस तरह से एक नियंत्रित तापक्रम में जो है वह उनको रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी चूजे लाएं तो उनको त्वरित जो है राशन ना दे करके सबसे पहले उनको इलेक्ट्रॉल या गुड़, अगर इलेक्ट्रॉल का पानी नहीं दे पाते हैं तो अगर आपके घर पे गुड़ है तो गुड़ को ही घोल के जो है उनको पानी में घोल के उनको त्वरित जो है सबसे पहले उनको हल्का गुनगुना पानी ले लें। और या तो इस समय तो गर्मी का मौसम है तो उसी सामान्य पानी को भी आप उसमें गुड़ घोल के या इलेक्ट्रॉल पाउडर घोल के जो है उनको सबसे पहले दें। उसके पश्चात यह सुनिश्चित करें कि अगर 1 सप्ताह के अंदर उस चूजे को जो है F1 और F2 जो रानीखेत बीमारी का वैक्सीन होता है उसका टीकाकरण कराना सुनिश्चित कर लें। तो इससे इतना काम अगर वो कर लेते हैं तो उनके चूजों की मार्टिलिटी या मृत्यु दर उसमें काफ़ी कम पाई जाएगी और उनके चूजे स्वस्थ रहेंगे। जी। अच्छा सर, इसमें जैसे कहीं कहीं देखते हैं कुछ लोग बोरा टाट लगाए रहते हैं उसमें जो फार्म के चारों तरफ बिल्कुल। इस समय चूंकि आप देख रहे हैं कि इस समय तापक्रम जो है सामान्य तापक्रम गर्मी का दिन शुरू हो गया है तो दोपहर में 40 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, 42 डिग्री तक। जी। तो वह जो है विशेष रूप से छोटे चूजे हैं उनके लिए काफी गर्म नुकसानदायक हो सकता है, उससे उनमें मृत्यु दर हो सकती है। इसलिए जो है अपने जो भी मुर्गीशाला है उसके जो जंगले हैं उस पर टाट के बोरों का इंतजाम करें और संभव हो सके तो उसको दोपहर में उस टाट के बोरों को भिगो के रखें, जिससे जो है उनको हवा गर्म नहीं जाएगी और आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ये डॉक्टर साहब जो है हुमन्यु कुमार का सवाल है, ये आया हुआ है रानीपुर से। तो ये जायद में मूंग लगाना चाह रहे हैं, अभी इनका खेत जो है खाली होने वाला है। ये पूछ रहे हैं कब तक हम बुआई कर सकते हैं मूंग की, और जो है इसकी कोई अच्छी प्रजाति डॉक्टर साहब इनको बता दें। मूंग डॉक्टर साहब, किसान भाई जो भी मूंग लगाना चाहते हैं, अधिकतर किसान क्या करते हैं जब उनकी गेहूं कट जाती है तभी वो मूंग लगाते हैं। इससे मूंग लगाने का उपयुक्त समय 15 मार्च तक होता है, 15 मार्च से 15 अप्रैल तक। लेकिन वो अप्रैल के लास्ट वीक तक बो सकते हैं क्योंकि किसान का खेत खाली नहीं रहता। जब खाली होगा तो जब या तो सरसों बोते हैं, जब सरसों बोते हैं तो उनका खेत समय से खाली हो जाता है तो समय से बुआई कर लेते हैं। समस्या ये आती है जितना लेट वो बोते हैं तो उनकी फलियों की तुड़ाई में उनकी समस्या होती है। हाँ, बरसात हो जाती है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि समय से बुआई कर लें जिससे उनको अच्छा उत्पादन मिल जाए। अप्रैल भर में अप्रैल भर में जरूर अवश्य कर लें। साथ ही साथ प्रजातियों का चुनाव करें, वो जो आपके लोकल प्रजातियां जो अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे हमारे विश्वविद्यालय से नरेंद्र मूंग 1 है, ये 65 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती है, 10-12 कुंटल की हो जाती है। ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। BHU से एक निकाली गई प्रजाति है जन कल्याणी, ये भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है। अगर ये मिल जाए तो बहुत अच्छी है। एक शिखा प्रजाति है, प्रजातियां बहुत हैं डॉक्टर साहब जो उनको आसानी से मिल जाए। और इसमें ये करना है कि फली तोड़ लें और बाकी उसको हरी खाद के रूप में अपने खेत में पलट दें। मतलब आम के आम, फुलियों के दाम, उनको दाल भी मिल जाएगा और खेत को हरी खाद भी मिल जाएगा। डॉक्टर साहब एक सवाल है इनका महेश कुमार का। ये पूछ रहे हैं कि हल्दी सूरन ये दोनों चीज़ लगाना चाहते हैं। इनके पास कुछ ज़मीन है बाग की, तो उसमें कुछ हल्का छाया का भी हो रहता है। तो ये सूरन और हल्दी की खेती जो है करना चाह रहे हैं, तो क्या इसका समय कब तक कर सकते हैं? और कुछ अगर अच्छी प्रजातियां आपकी जानकारी हो तो उसके बारे में बता दें। जैसा कि मतलब जो आप खेत की जगह बता रहे हैं सर, उसके हिसाब से तो ये दोनों चीज़ों की बुआई इसमें इस समय बहुत अच्छी है। और ये जो समय चल रहा है हमारा अप्रैल का महीना, ये
मतलब हल्दी और सूरन की बुआई के लिए बहुत उपयुक्त समय है। तो दूसरे पखवाड़े तक हम इसकी बुआई अगर कर लेते हैं हल्दी और सूरन की, तो ये बहुत अच्छा होगा और ये समय से हमारा तैयार भी हो जाएगा। तो इसमें तो सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि खेत की तैयारी पहले से कर लिया करें, क्योंकि सूरन के लिए खेत की तैयारी थोड़ी अलग ढंग से होती है और पानी की भी गड्ढे बनाने पड़ते हैं, नालियाँ बनानी पड़ती है और उसके पानी की सुनिश्चित व्यवस्था भी रखनी पड़ती है हमें। और इसके लिए ये जो हमारा बीज ले आना है तो वो अच्छी वैरायटी का और जो भी मतलब रोग मुक्त हो उनको ले आके हमें पहले से ही थोड़ा सा अपने तरफ से भी उसका उपचारण कर लिया जाए तो वो ज़्यादा सही रहता है। और रही सर बात प्रजाति की, तो प्रजाति में हल्दी के केस में हमारे नरेंद्र देव विश्वविद्यालय की ही बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें से नरेंद्र हल्दी 2 है, वो एक बहुत अच्छी वैरायटी मानी गई है। और अगर किसी को लेट से लगानी है तो नरेंद्र हल्दी 8 और सरयू है, ये सब लेट वैरायटी वाली भी हैं। और सुगना एक वैरायटी है हल्दी की, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा सूरन में है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की ही NDA 5 है, NDA 9 है, जिसका नाम है नरेंद्र आशा और नरेंद्र रवि भी उसको बोलते हैं। और उसके अलावा क्या कहते हैं आप गजेंद्र है और पालमपुर की कई वैरायटी हैं, अच्छी वैरायटी हैं जो आप लगा सकते हैं। और इसमें अच्छी वैरायटियों का फ़ायदा ये होता है, जैसे देसी वाले में दिक्कत ये होती है कभी कि उसमें गले में लगने वाली दिक्कत आती है, लेकिन जो आजकल इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ आ रही हैं उनमें ये फ़ायदा होता है कि गले में लगती नहीं है, वो घर नहीं काटती, वो खाने में ज़्यादा अच्छी होती हैं, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो मतलब इसी महीने में बुआई कर लें और साथ साथ अगर मल्चिंग की व्यवस्था कर लें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि खरपतवार भी अपना न बढ़े। अच्छा, जो इस समय जैसे भूसा है, पुआल है, कुछ उसमें बिछा दिया या पॉलीथीन डाल दें, कुछ कर दें तो उससे बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न है, ये तो हमारे विषय से संबंधित है। ये प्रश्न है, उर्द में मोज़ेक का नियंत्रण कैसे करें? देखिए, मोज़ेक जो रोग है ये वायरस जनित रोग है ये। तो मोज़ेक का क्या होता है कि इसमें उर्द ऐसे फसल लगी रहती है, कुछ दिन बाद इसमें एक दो पौधे ऐसे धीरे धीरे चितकबरे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं, चित्ती बन जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग उसको जो है छोड़ देते हैं, सोचते पड़ा रहने दे पौधा जो है, और कोई दवा इधर से ला के डाल देते तो ठीक हो जाता है। तो इसमें जिस पौधे में रोग लग गया है वो उपचारित नहीं होगा और सही नहीं होगा, बल्कि अगर उसको खेत में छोड़ देते हैं तो उसमें जब कीड़े बैठ के रस चूसते हैं और फिर स्वस्थ पौधे में जाते हैं तो उनके मुखांग से जो है जो वायरस है वो लग के स्वस्थ पौधे में चले जाते हैं और कुछ दिन बाद जो है वो वायरस उसमें फैल जाते हैं, बीमारी फैल जाती है। तो हम लोग क्या करना चाहिए, जैसे कोई रोगी पौधा दिखे तुरंत उसको उखाड़ के गड्ढे में दबा देना चाहिए। और कीटनाशक जो इमिडाक्लोरोपिड रसायन है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव कर देना चाहिए। या नीम ऑयल 3 ml जो है पर लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो है कीड़े नहीं बैठेंगे तो रोग बढ़ेगा नहीं। ठीक है। और एक प्रश्न है इनका मनीष कुमार का, ये सर है पोपागंज से, ये पशुपालन का काम करते हैं, इनके पास डेयरी का काम है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि पशुओं में जो संक्रामक रोग लगते हैं, जैसे लंगड़ी, खुरपका, मुंहपका संबंधी जैसे बीमारी, बरसात जैसे शुरू होगी तैसे सब आ जाते हैं, तो इसके बचाव के लिए क्या, कैसे, कब करें और टीकाकरण का समय कौन सा सबसे अच्छा है, कब लगवा लें और क्या सावधानी बरतें? सर, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। देखिए, जितनी भी पशुओं में संक्रामक बीमारियां होती हैं वो सूक्ष्म जीवाणुओं या विषाणुओं के माध्यम से होती हैं। जी। तो जैसा कि पहले आपने नाम लिया खुरपका, मुंहपका, यह विषाणु जनित रोग यानी वायरस के कारण होता है। और इसका जो है यह अगर एक पशु को हुआ तो उसके अगर आसपास संपर्क में अगर दूसरा पशु भी आता है तो तुरंत उस पशु को भी यह संक्रमित कर देता है। तो इसके लिए उपाय है कि जब भी आपका पशु खुरपका, मुंहपका के टीके वर्ष में 2 बार लगाए जाते हैं, और जब आपका पशु 3 माह का हो जाए तो उसके उपरांत जो है आपका खुरपका, मुंहपका का टीका लग सकता है। प्रयास ये करिए कि आप वर्षा ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु के बाद, क्योंकि खुद जितने भी ये टीके होते हैं इनकी इम्यूनिटी 6 महीने की होती है। तो आप प्रयास ये करिए कि वर्षा ऋतु से पहले और वर्षा ऋतु के बाद
या अपने पशुओं को इन बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करा लीजिए, क्योंकि इन बीमारियों का बचाव एकमात्र निदान जो है टीकाकरण ही है। रोग हो जाता है तो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वायरस जनित देखते हैं जितनी भी वायरस जनित बीमारियां हैं, एक बीमारी एक एफएमडी जो खुरपका मुंहपका आप कह रहे हैं, इससे हमारे देश को लगभग 20 करोड़ से अधिक रुपए की वार्षिक क्षति पशुओं में केवल एक बीमारी ये करती है। तो इसका लक्षण भी मैं बता दूं, किसान भाइयों को थोड़ा सा जानना चाहिए कि एफएम खुरपका मुंहपका का शुरुआती लक्षण उनके खुर और मुंह से, जैसा कि नाम में ही उद्दलित है, तो खुर से और मुंह से यह शुरू होता है। खुर और मुंह पे छाले पड़ जाते हैं, पशु चलने और खाने दोनों में असमर्थ हो जाता है। तो जो है अगर चलता भी नहीं है और खाना भी छोड़ देता है तो एक जगह वो बैठा रहता है, और जो है उससे क्या होता है कि पशुओं के में जो है काफ़ी कमजोरी हो जाती है। हालांकि मृत्यु दर तो इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर जिस पशु की बीमारी क्षमता जो है कम हो जाती है, उनकी प्रजनन क्षमता, दूध उत्पादन क्षमता और अन्य कार्य क्षमता पे काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इससे आर्थिक क्षति होती है। तो इसलिए इन पशुओं से बचाव के लिए, और जो दूसरी बीमारी जैसे कि आपने लंगड़ी का नाम लिया, गला घोंटू का नाम लिया, ये सब बीमारियां जो है बहुत ही घातक होती हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज होती हैं पशुओं में, और यह इस बीमारियों में मृत्यु दर लगभग पशुओं में 80 से 100% तक पाई जाती है। आपको जैसा आपने सुबह पशु को बांधा, लंगड़ी बीमारी का अगर लक्षण आप जानना चाहें तो सुबह अगर आप पशु को बांधते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप पशु तो स्वस्थ बांधें, आप देखेंगे तो सुबह अगर आप शाम को पशु निकाल रहे हैं बाड़े से तो वह लंगड़ा के चलने लगेगा, पशु के पीछे पुट्ठे से चुर की आवाज़ आती है, तो उसका शरीर का तापक्रम लगभग 105 डिग्री तक बढ़ जाता है, और जो है क्या होता है कि उसमें जो है फिर वो लंगड़ी में फिर पशु को धीरे धीरे वो क्या होता है सडन डेथ हो जाती है। तो इससे बचाव के लिए भी आपको टीकाकरण कराना चाहिए। टीकाकरण इस समय करा सकते हैं। अप्रैल मई के महीने में आप टीकाकरण निश्चित रूप से करा लें। यही बात गला घोटू में भी है, उसके गले में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। पशुओं के शरीर जितने भी रक्त शरीर हैं उनसे बाद की अवस्था में कोलतार तरीके से रक्त स्रावित होने लगता है, और उसके बाद उसमें भी सडन डेथ हो जाती है। तो इन सबों का बचाव इस समय टीकाकरण का उचित समय चल रहा है। इन सबों का टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं के स्वास्थ्य में को सुधार कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग जो है हमारे किसान भाइयों के जो भी सवाल हैं जनपद के, एक उसमें हम लोग उसको बताएं, और इससे संबंधित दूसरे जो किसान भाई हैं वो भी जो है संबंधित रोग बीमारियों में इसका लाभ उठाएंगे। और इस किसान भाइयों से इसी तरह सवाल आते रहें, हम लोग आप लोगों का निदान रोग बीमारियों का करते रहेंगे। धन्यवाद।